तुम्हारे ऊपर जब हमला हुआ तो तुम्हें अश्विनी पर गुस्सा नहीं आया? दरोगा ने पूछा। आया था, पर मैं अपाहिज कर भी क्या सकता था, मैंने अपनी टूटी फूटी हालत दिखाते हुए कहा। पर उसे मुझ पर शक था, सो उसने मेरी बातों को चेक करना शुरू कर दिया। अपना शक मिटाते मिटाते वो उस फिजियोथेरेपी क्लिनिक जा पहुंचा जहां मैं जाया करता था। उन लोगों ने भी मेरी बात को सही ठहराया। चूंकि वो क्लिनिक अश्विनी के घर से अपोजिट पड़ता था, इसलिए अब उसे मेरी बात पर इत्मीनान हो गया था और उसने मुझे अपने शक के दायरे से बाहर कर दिया था। सारी बात आखिरकार घूमकर कुंवर सिंह पर आकर अटक गई। उसी को दोषी बनाकर केस बंद कर दिया गया। इधर नीतू मेरे बर्ताव से परेशान थी। मैं उसके पास होकर भी नहीं था। होली के तीसरे दिन घर के सारे बड़े मंदिर गए थे। नीतू जानबूझकर घर रुकी हुई थी। मैं जैसे ही निकलने को हुआ कि नीतू ने मेरा दायां हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे खींचकर ऊपर ले आई और दरवाजा बंद कर दिया। क्या हो गया है आपको? किस बात की सजा दे रहे हो खुद को? ना ठीक से खाते हो, ना ठीक से सोते हो, रात बेरात उठ जाते हो और सिसकते रहते हो। मुझसे नजरें चुराए घूमते हो। मेरे पास बैठना तो छोड़ो, मुझे छूते तक नहीं। और मुझे तो छोड़ो, आप साक्षी को भी प्यार से गले नहीं लगाते। वो सारा सारा दिन रोती रहती है अपने पापा के प्यार के लिए। नीतू रोते हुए बोली। मैं सर झुकाए उसके सारे आरोप सुनता रहा। वो चलकर मेरे पास आई और मेरी ठुड्डी पकड़कर ऊपर की। जानते हो न कि अगर आप ये कदम नहीं उठाते तो क्या होता? आप नहीं होते, मैं नहीं होती, हमारा बच्चा नहीं होता, माँ पिताजी, सब कुछ खत्म हो जाता। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, पर आपने जो किया वो गलत नहीं था, पाप नहीं था। आप ही ने कहा था ना कि जब घर में कोई जंगली जानवर घुसा आता है तो आदमी पहले अपने परिवार को बचाता है, फिर क्यों आप खुद को कसूरवार ठहराए बैठे हो? नीतू मेरी आंखों में देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो सच ही कह रही है और मेरा यूं सबसे दूर रहना और खुद को दोषी मानना गलत है। मैंने आज 3 दिन बाद नीतू को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अंदर जो भी बुरे विचार थे वो नीतू के प्यार से धुल गए। मैंने उसके माथे को चूमा और मुझे इस काली कोठरी से आजाद कराने के लिए शुक्रिया कहा। हर बार जब मैं खुद को अंतहीन अंधेरे में घिरा पाता हूँ तो तुम अपने प्यार की रोशनी से मुझे उजाले में ले आती हो, मैंने कहा और नीतू के माथे को एक बार फिर चूम लिया। अश्विनी का हमारे अलावा कोई परिवार नहीं था, तो चौथे दिन हमें अश्विनी की बॉडी सौंपी जानी थी। परिवार में किसी को भी इससे कतई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरी बार जब मैंने आशु का चेहरा देखा तो मुझसे खुद को संभाला नहीं गया और मैं घुटनों पर गिरकर रोने लगा। नीतू जो मेरे पीछे थी उसने मुझे संभाला और बड़ी मुश्किल से संभाला। एक ऐसी लड़की जिसे मैं इतना प्यार करता था, उसने मुझे उसी का खून करने पर मजबूर कर दिया था। ये दर्द मेरे लिए सहना बहुत मुश्किल था। तेरे साथ जो उसने किया, उसके बाद भी तू उसके लिए आंसू बहा रहा है। ताऊजी बोले। मैंने कभी उससे कोई दुश्मनी नहीं की, वो बस पैसों की चकाचौंध से अंधी हो गई थी, पर अब तो रही नहीं तो कैसी दुश्मनी, मैंने जवाब दिया और खुद को किसी तरह संभाला। बड़े बेमन से ताऊजी ने सारी क्रियाएं करनी शुरू की, पर आशु को आज मुखाग्नि दी जानी थी। नीतू मुझे एक तरफ ले गई और बोली, मुखाग्नि आप दोगे ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। भले ही मेरी और आशु की शादी नहीं हुई, पर उसे मंगलसूत्र सबसे पहले मैंने बांधा था। हाँ, शायद यह अनैतिक था। उन कुछ महीनों में हमने एक पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत किया था। हाँ, शायद ये भी अनैतिक था। सबसे ज्यादा आशु को प्यार मैंने ही किया था, शायद ये भी अनैतिक था।